बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं रूह के हम सफ़र की 6 एपिसोड और ये इसका हिस्सा दोयम है उम्मे हानी। इससे पहले हमने जो इसके 5 एपिसोड पढ़े हैं उसमें हमने इस नावल के हीरो जो कि डेविड है उसके बारे में जाना कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसकी मतलब उसका सारा माजी, उसका सब कुछ हमने जाना उस एपिसोड में। अभी भी कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो पोशीदा हैं। और दूसरा जो हमारी जो लीड हीरोइन है, मेन कैरेक्टर, वो है उम्मे हानी। अब इस बाब में हम उम्मे हानी के बारे में जानेंगे कि उसकी लाइफ कैसी है और कहाँ है। फिर इसका जो तीसरा बाब होगा वो होगा जिसमें ये दोनों मिलेंगे और जो इनकी लाइफ जो जर्नी आगे चलेगी उसके बारे में होगा। अच्छा, ये जो नॉवल है ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से लिखा है, मैं बहुत मेहनत से लिख रही हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आके कमेंट्स करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। कॉलेज की सीढ़ियों पर वो अकेली न जाने रजिस्टर में क्या ढूंढ रही थी कि पीछे से किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया और वो झट से बोली, बिस्मी, मैंने पहचान लिया। और वो आकर इसके साथ बैठ गई। यार हानि, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारी खुशबू से। अच्छा, मेरी कौन सी खुशबू? हानि ने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम अपने कपड़ों पर लगाती हो। बिस्मा ने रजिस्टर टटोलते हुए हानि को देखा और कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? जो रजिस्टर में 50 रुपए ढूंढ रही थी, बिस्मा को देख कर घबरा कर कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, वो टेस्ट पेपर ढूंढ रही थी। बिस्मा झट से बोली, चल यार, कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। हानि जरा हफ्फत से बोली, नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है यार? हानि, चल ना, खड़ी हो। मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं, पर मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो अब, वरना ब्रेक ऑफ हो जाएगी। कैंटीन में समोसे, चाट, बिरयानी, रोल और कचौरियों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। बिस्मा ने पूछा, तेरे लिए क्या लाऊं? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं खाना। तू तो चुप ही रह, पता नहीं मैं भी क्यों पूछती हूँ। बिस्मा समोसे, रोल, कचौरी और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जल्दी से आई। दोनों कॉलेज के गार्डन में एक कोने में दरख्त की छांव में बैठ गई। हानि को बहुत भूख लग रही थी, मगर आज भी पैसे नहीं थे इसके पास। नानी ने रात को 50 रुपए दिए थे जब वो अपना असाइनमेंट बना रही थी। इसने रजिस्टर में ही रख लिए थे, पर न जाने कहाँ गुम हो गए। इन दोनों को वहां देखकर शीबा और शीना भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ गईं। जी मैडम, आप कैसी हैं? बिस्मा मैडम। बिस्मा, जो चटनी में डुबो डुबो कर रोल और समोसे खाने में मसरूफ थी, इनको देखकर हानि से कहने लगी, ये कौन है भाई? इनको चलता करो। हानि, जो अपने मामू की खुराफाती बेटियों से वैसे ही घबराती थी, इनके घूरने पर कहने लगी, शिबा आपी, आए ना, ये खाएं। और अपनी प्लेट इनके सामने करने लगी। बिस्मा ने बीच से ही प्लेट उचक ली और गुस्से से हानि को देखकर कहने लगी, ओ हातिम ताई की अम्मा, ये मैंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त जो कि आप हैं के लिए मंगवाई थी, इन मुफ्तखोरियों के लिए नहीं, समझी? और आप बाजियों, आपको थोड़ा आगे पीछे निकलना चाहिए। शीबा ने गुस्से से पांव पटक कर कहा, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे खाने में, समझी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाते पीते हैं, पीते रहते हैं। तुम इस भिखारन को ही खिलाओ जो कहीं भी बेचारी बनकर खाने बैठ जाती है। मैं तो इसके ये 50 रुपए देने आई थी जो रात को मेरे कमरे में गिर गए थे, मगर ये जो इज्जत के लायक ही नहीं। शीना ने उम्मे हानी की तरफ गुस्से से देख कर कहा।
तुम्हें तो बड़ी अम्मी सुधारेंगी, तुम घर तो पहुंचो। उम्मे हानि ने प्लेट वहीं छोड़ दी और झट से कहने लगी, आप मुझे वो पैसे तो दे दें, मैं घर कैसे आऊंगी? शीबा ने तंज़े अंदाज में कहा, ये है ना जिसकी तुम जान से प्यारी दोस्त, यही देगी तुमको किराया भी। बिस्मा जो बड़ी दिलजमी से इन दोनों का ड्रामा मुलाहिजा कर रही थी, कहने लगी, हाँ मैडम, मैं तो दे दूंगी अपनी दोस्त को, लेकिन तुम दोनों के अब्बाओं को भी बताऊंगी कि तुम दोनों घर से कॉलेज के बहाने किधर किधर निकल पड़ती हो। चलो, ये 50 जो मेरी हानि के हैं ना, ये इसका सदका समझ कर रख लो और इससे समोसे खा लेना। समझी भी खा रही हो, वरना हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। चलो शाबाश, अब कट लो बाजियो, वरना तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी। वो दोनों तो ऐसे गायब हुई जैसे भूत भागता है। इन दोनों के जाते ही हानि रोने लगी। यार तुमने ये क्या कर दिया? वो मुझे बड़ी मामी से बहुत मार खिलवाएंगी। तुम समझा करो, इतने गुस्से में क्यों आ जाती हो? मेरे लिए मसला हो जाएगा। हानि ने अपनी शहद जैसी सुनहरी आंखों के आंसू साफ किए और घबरा कर कहने लगी, बिस्मा बिस्मा, मेरा क्या होगा? मामी मुझे मार डालेंगी। कॉलेज। हानि रो रो कर इसे बताने लगी और बिस्मा, मैं क्या करूंगी अल्लाह। बिस्मा ने इसे गुस्से से देखा। चल बस, चुप चुप हानि, तू क्यों इनकी इतनी बातें सुनती है? ये लोग क्या तुम्हें कहीं से खरीद कर लाए हैं जो तुम पर हर कोई हुक्मरानी करता फिरता है? हानि, तुम खुद अपने लिए कब लड़ना सीखोगी? तुम्हारी घटिया मामियाँ और इनकी ये फजूल सी बेटियाँ। यार हानि, तुम कोई इनकी नौकरानी नहीं हो जो इनके कपड़े धुलवाती हो, सफाइयाँ करवाती हो। मेरी जान, तुम क्यों इन लोगों से डरती फिरती हो? तुम भी इस घर की बेटी हो। ये सब तुम्हारी खामोशी और मासूमियत का खूब फायदा उठाती हैं, समझी? हानि ने रो रो कर एक बार फिर कहा। तुम नहीं जानती बिस्मा, शमीम मामी का गुस्सा बहुत तेज है, वो मुझे पक्का नहीं छोड़ेंगी। हाँ बिस्मा, एक बार फिर चिढ़कर बोली, वो तो कोई कहीं की महारानी है ना, जो आज तुमको सजा सुना देंगी कि आज हमारी भोली शर्मीली अम्मा हानि को दीवार में चुनवा दिया जाए। और जैसे ही वो ये हुक्म दे, तुम्हारी नानी कमरे से आवाज लगाए, अरे ओ शमीमन, मर गई क्या कामचोर निकम्मी, चल खड़ी हो और हमें सिर्फ दूध डालकर चाय बना दे, और खबरदार हो जो पानी डाला हो तो। बिस्मा की ये बात सुनकर हानि रोते रोते हंस पड़ी, मानो इसके चेहरे के इस बदलते रूप, इसकी बदली हुई खूबसूरती को देखकर बिस्मा मुस्कुराई और कहने लगी, हानि, तू कितनी प्यारी है ना यार, तेरे लिए तो कोई शहजादा ही होगा जो तुमको परियों की तरह रखेगा। हानि ने रोती आंखों से बिस्मा को देखा। बिस्मा ने लंबी सांस लेने के बाद हानि के कंधे थामते हुए कहा, रोना बंद कर हानि, मैं इनको सॉरी बोल दूंगी, समोसे और चाट भी ठुसवा दूंगी इन मुफ्तखोरियों को। चल ना, मैं जानती हूँ मुझे इनको कैसे सेट करना है, मुझे सेट करना आता है। तो ये तो हानि के चेहरे पर धूप छन छन कर पड़ रही थी। वो इतनी सुर्ख और सफ़ेद हो रही थी और आंसुओं की कतार मोतियों की लड़ी की मानिंद फिसल फिसल कर गिर रही थी। नाक रोने से सुर्ख हो रही थी, होंठ अनार जैसे हो गए थे, भरा भरा चेहरा खूबसूरत लग रहा था। जैसे तैसे करके बिस्मा ने हानि को खिला लिया, फिर कैंटीन से 2 बर्गर लिए इन दोनों को ढूंढने निकली, जो चने की चाट के मज़े ले लेकर खा रही थी। बिस्मा को आते देखकर फौरन गुस्से से मुंह फेर लिया। निम्रा, बिस्मा ने इनके पास आते ही कहा, निम्रा, और मेरी शर्त लगी थी कि मैं आज 2 लोगों से बिला वजह बहस करूंगी, और अगर मैं जीत गई, मतलब सामने वाला मेरी बदतमीजी सुनकर भी वहां से चला गया, तो निम्रा मुझे 500 देगी। और मैं ये शर्त जीत गई आप दोनों साबरीन बहनों की वजह से। कितनी ही कोई अच्छी और नेक फितरत हैं आप दोनों।
मजाल है जो कुछ भी कहा हो, पिछली बार वो जीत गई थी, पर आज तुम दोनों की वजह से मैं जीत गई। सॉरी यार, अगर मैं इस तरह ना कहती तो तुम फौरन नहीं जाती। बस जिल्लत के पैसे मिले हैं। ये लो मेरी बहनों, ये लो, बर्गर खाओ। और तुम दोनों ने मेरी प्यारी दोस्त को रुला दिया। वो दोनों बर्गर के डब्बे हाथ में पकड़ कर कहने लगी, नहीं, हम सॉरी बोल देंगे इसको। तुम क्यों फिक्र करती हो? क्यों, क्या बात है बिस्मा? बिस्मा ने डब्बे खींच लिए और हानि जो पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, इसे देखकर बिस्मा कहने लगी, हानि डार्लिंग, बाजियां बुला रही हैं, आओ। अरे हानि, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? हमने पहले कभी कोई शिकायत की है क्या? बिस्मा की जबान फिर फिसल गई। अरे, इस मासूम जान की भी कोई शिकायत हो सकती है भला? अच्छा अच्छा बहनों, मैं चलती हूँ, तुम एंजॉय करो। अरे, अरे हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी चाहिए तुमको, गर्मी बढ़ गई है ना। रुको, मैं लाती हूँ। वो भाग कर कोल्ड ड्रिंक लाई, इन दोनों को दी और हानि को लेकर वहां से चली गई। जुबैर साहब कराची के रहने वाले थे। आज़ादी के वक्त इनके वालिद अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। वो खालिस लखनऊ के थे। घर में अब भी उर्दू बोली जाती और बड़ी शान से महफिलों में अपने अब्बा के ज़माने के किस्से सुनाते कि किस तरह इनके वालिद और दूसरे रिश्तेदारों ने कायदे आज़म और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ तहरीकों जलसों में हिस्सा लिया, किस तरह इनके साथ मुस्लिम लीग के लिए लड़ते रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। ये जो पाकिस्तान है ना, ये हम जैसे महाजिरों की बदौलत बना है। हमने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी। फिर बड़ी आवाज में फिर बड़ी आवाज में कहते, ये बड़ी सी दुकान थी हमारे अब्बा की कपड़े की। हर किस्म का चिकनकारी का कपड़ा हमारी दुकान पर मिलता था। सारा लखनऊ हाजी अकबर किलात वाले के नाम से जानता था अब्बा को। इस दौर की अंग्रेज औरतें भी हमारे अब्बा की दुकान पर आती कपड़ा खरीदने। हानि अपने नाना की बातें बड़ी गौर से सुनती रहती। जुबैर साहब के 4 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम शाहिद था, जो हैदराबाद में प्लास्टिक से सामान बनाने का कारखाना चलाते थे। इनकी फूफो का बेटा याहिया भी इनके साथ काम करता, जिसकी निस्बत बचपन ही से आरफा, जो कि जुबैर साहब की बेटी थी, इससे तय थी, और शाहिद की निस्बत अपनी फूफो की बेटी शमीम से तय थी। जुबैर साहब का दूसरा बेटा अदील और इसकी बेगम का नाम रिजवाना था। तीसरे बेटे का नाम राहील था, जिसकी बेगम का नाम मरियम था, और सबसे छोटे बेटे का नाम मेहरान था, जिसकी बेगम का नाम इरम था। आरफा 3 भाइयों से छोटी थी, जबकि मेहरान से बड़ी थी। ये रिश्ते वट्टे सट्टे की निस्बत जुबैर साहब और इनकी बहन की मर्जी से तय हुई थी। अदील का अपना गैराज था, राहिल के मसाले का काम था, जबकि मेहरान कपड़े का काम करता। कराची के एक मशहूर क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान थी। अदील का गैराज इनके घर के करीब मेन रोड पर था और राहील के मसाले की दुकान एक बड़ी मार्केट में वाक़ थी। अल्लाह का करम था कि इनके घर में कभी खाने पीने की कमी ना हुई। जुबैर साहब ने हमेशा अपने बच्चों को काम में सपोर्ट किया। उन्होंने ही अपने बच्चों को कारोबार सेट करवा कर दिए थे। घर में हर वक्त मेहमानों की रेल पैल लगी रहती। घर का खर्च बड़ी भाभी शमीम चलाती। खाना सबका इकट्ठा बनता। बेहतरीन खाने रोज इनके दस्तरखान की जीनत बनते। कॉलेज के गेट से निकलकर हानि सड़क पार करने लगी। वो कराची के एक बहुत पुराने और मशहूर इलाके में रहती थी। कभी बस और कभी चमची रिक्शा। आज शायद किस्मत अच्छी थी कि खाली बस नजर आई और वो फौरन इसमें सवार हो गई। घर के पास रोड पर उतरी तो आदत के मुताबिक सामने मामू की दुकान पर नजर पड़ी। इसने देखा सुफियान भाई, जो इसके मामू का बड़ा बेटा था, वहीं बाइक बनाने में मसरूफ था। हानि ने एक नजर देखा और फौरन गली में घुस गई। घर के गेट के अंदर दाखिल होते ही वो सीधा नानी के कमरे में गई।
نانی جو شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم نانی ماں، نانی نے بڑے پیار اور لاڈ سے کہا۔ وعلیکم السلام، چل میری بیٹی، جا جلدی سے یونیفارم بدل کر آ جا، پھر کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ ہانی نے بیگ پھینکنے والے انداز میں رکھا، نقاب کھولا اور اسکارف کی پنیں کھولنے لگی، پھر نانی کے پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ پیر زمین پر لٹک رہے تھے اور سر نانی کی گود میں تھا۔ نانی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چل بیٹی جلدی کر لے، کھانا کھا لے، پھر نماز پڑھ لینا۔ وہ اٹھی اور نانی سے کہنے لگی، نہیں نانی، میں پہلے نماز پڑھوں گی، پھر کھاؤں گی۔ اس نے الماری سے اپنا ایک سوٹ لیا اور واش روم میں گھس گئی۔ کمرے میں نانی بڑی آواز میں ٹی وی پر ڈرامہ چلائے بیٹھی تھی۔ وہ جا نماز اور چادر لے کر صحن میں آ گئی اور ایک کونے میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں شیبا اور شینا بھی گھر کے اندر داخل ہوئیں اور ان کے پیچھے عدیل ماموں اور پھر سفیان بھائی بھی آ گئے۔ ماموں نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے، میں نے تم دونوں کو ادھر والی سڑک سے آتے دیکھا ہے، تمہارا کالج تو اس طرف ہے نا، پھر یہاں سے کیوں آ رہی تھی؟ شینا نے گھبرا کر شیبا کو دیکھا اور کہنے لگی، وہ اور بڑی معصومیت چہرے پہ سجائے کہنے لگی، او ابا، 2 بسوں کی ریس لگ گئی تھی اور نہ وہ گاڑی رک ہی نہیں رہا تھا، گاڑی والا گاڑی روک ہی نہیں رہا تھا، اتنا دور جا کر اتارا ہے، ہم دونوں اتنی دھوپ میں چل چل کر ہی تھک گئیں۔ سفیان جو ان کے درمیان بیٹھا تھا مگر سب کی نظروں سے نظر بچا کر ایک نظر آنی کو دیکھ لیتا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سفیان، میوش، انم اور ماریا بڑے ماموں کے بچے تھے۔ سفیان سب سے بڑا تھا، پھر میوش اور پھر انم اور ماریا جڑواں تھی، پھر عدیل ماموں کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، شیبا اور پھر شینا، پھر تیسرے والے بیٹے راہیل ماموں کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا جو تقریباً 2 سال کا تھا جس کا نام میسم تھا، اور بیٹیاں 4 سال کی حریم اور 6 سال کی اشال تھی۔ چھوٹے بیٹے مہران کی ایک بیٹی تھی، وانیہ، وہ بھی تقریباً 2 سال کی ہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ عدیل ماموں کو سلام کرتی نانی کے کمرے میں آ گئی۔ نانی نے اس کو دروازے سے اندر آتے دیکھا تو جھٹ سے بول پڑی، ہانی، ارے او ہانی، دانش مر گیا؟ ہاں نانی، تم سو گئی تھی، رات کو مر گیا تھا، میں نے سوچا تھا صبح تم کو بتا دوں گی مگر یاد ہی نہیں رہا، میں بھول گئی۔ وہ میوش بھی بڑی ہی کوئی ہرس و حسد کی ماری عورت تھی، پیسوں کے پیچھے بھاگی تھی کمبخت، ستیہ ناش جائے منہوس ماری کا۔ اس خرافہ کو یہ شہوار لعنتی نے سبز باغ جو دکھائے، اور ان دونوں کی اس مکاری میں ہیرے جیسا ماں کا لال چلا گیا۔ اور وہ نانی کے اس دلچسپ تجزیے پر نانی کو کہنے لگی، او میری پیاری نانی، یہ تو ڈرامہ ہے، مرنے کے بعد زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو اس مرجانیے شہوار کو مرنا چاہیے تھا نا۔ نانی روز صبح فجر میں اٹھتی، ہانی تو نماز پڑھ کر سو جاتی۔ نانی نانا کو بخشنے کے لیے روز ایک سپارہ پڑھتی، پھر ناشتہ کرتے کرتے ٹی وی چلا دیتی اور خوب ڈرامے دیکھتی اور ہانی کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے تبصرے کرتی۔ نانی کا بھی بڑا زور تھا، ساری بہویں ڈرتی تھیں نانی کے بیٹے ماں کی بہت عزت کرتے تھے اور نانی اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتی۔ اس گھر میں ہانی کا اگر کوئی سچا خیر خواہ تھا تو وہ تھی نانی اور سفیان بھائی، باقی سب کو تو وہ بہت ناپسند تھی، خاص کر کے بڑی مامی۔ وہ ہانی سے شدید نفرت کرتی تھی اور جب کبھی نانی کے سامنے ان کی کوئی ایسی حرکت آ جاتی کہ انہوں نے ہانی کو ڈانٹا، مارا یا اس سے کوئی کام کروایا تو وہ جو ان کو سناتی کہ دوسرا کوئی سننے والا
कानों पर हाथ रख देता। मगर शमीम मामी भी कोई चंगेज खान की नस्ल से थीं, सारे खानदान की दुश्मनी निकाल रही होती और हर चीज का जिम्मेदार हानि को ठहराती। इनको देख देख कर बाकी तीनों बहुओं का भी रवैया हानि से ऐसा ही हो गया था। नानी दोपहर का खाना खाकर सो जाती और हानि को भी अपने साथ सुला लेती। मगर इनकी बहुएं जानती थी कि अम्मा मगर इनकी बहुएं ये जानती थीं कि अम्मा दोपहर को कितनी गहरी नींद सोती हैं, तो इसी वक्त हानि को बुलवा लेती। कभी कमरा साफ, कभी कपड़े सुखा लाओ, कभी बर्तन धो लो, कभी दो गरम रोटियां बना लो, और हानि बगैर चूं चरा के सारे काम करती जाती। जब थक जाती तो वानिया को अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगती। आज भी नानी ने खाना खाते वक्त एक बार फिर आवाज दी मामी को, अरे ओ शमीमन, किधर मरी है? मैंने कहा था कि मेरे लिए चटनी बना लेना, मगर मजाल है ये सुस्त औरत वक्त पर जो कोई काम कर ले। अल्लाह जन्नत बख्शे शमीमन की अम्मा को। मैं जब भी मिलने जाती तो मुझे बड़े प्यार से कहती, भाभी बेगम आज आपकी पसंद की तलहारी मिर्ची की चटनी बनाई है। हाय, कैसे सिल पर बैठकर तलहार मिर्चें, ताज़ा नारियल, लहसुन, जीरा और नमक डालकर इतनी बारीक चटनी पीसती जैसे सुरमा, इतनी लजीज कि बंदा सिल पर बैठे ही दो रोटियां खा ले। क्या जायका था मरूमा के हाथों में। और ये देख लो इसकी कामचोर बेटी, न जाने कलमुही क्या करती फिरती है। अब तो बिजली से चलने वाली वो मुई मशीनें भी आ गई हैं, 2 मिनट में चटनी पिस जाती है, मगर फिर भी ये नहीं बना कर देती। दादी मामी की शान में कसीदे पढ़ती रही कि इतने में मामी आ गई। अम्मा, मेरी बात सुनो, ताज़ा नारियल कहीं नहीं मिल रहा। अगर सूखे नारियल की चटनी बनाकर देती तो तुमने नहीं खानी थी। अब बताओ मैं क्या करूं? नानी ने गुस्से से तिरछी नजर डाल कर देखा और कहने लगी, ए बहू, ये लारे लप्पे किसी और को दियो। उम्र गुजर गई इस कराची शहर में। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर वो नारियल वाला हमेशा खड़ा रहता है, अभी भी वहीं मिल जाएगा अगर मर ना गया हो तो। पर तुझे तो झूठ बोलने की ऐसी लानत है। सोच कर बैठ गई कि मुझ बुढ़िया को कोई भी बहाना लगा देगी, और मैंने तो मानने के सिवा और क्या करना है। फिर पर बीबी, हमने भी ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए। आने दे शाहिद को, पूछती हूँ कि कराची के कौन कौन से कोने घूम कर आ गया कि नारियल ना मिला। अब तो मैं भी चटनी के बगैर खाना नहीं खाऊंगी। मामी की तो नानी की बातें सुनकर ही हालत पतली हो गई और झट कमरे से निकलने लगी। नानी ने फिर से बड़े गुस्से से आवाज दी, फोन लगा जल्दी शाहिद को, अभी पूछती हूँ मैं। मामी ने तो आओ देखा न ताओ और झट से कमरे से निकल गई। थोड़ी देर में मामू 2 नारियल लिए कमरे में आए। अम्मा, क्या बात है? नानी ने गुस्से से कहा कि ये तो तू इस कलमुही को पूछ। अम्मा अभी पीस लाती है चटनी, मैं ले आया हूँ नारियल। क्या इतनी इतनी बातों में ब्लड प्रेशर बढ़ा लेती हो? काम चोर है एक नंबर की। मैं कोई इनकी मोहताज नहीं हूँ। मैं अपनी पसंद के खाने खाऊंगी। कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अम्मा ये खा लो वो खा लो। मैं नहीं खाऊंगी भाई, ऐसे हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मामू नानी के पैर दबाते जाते और कहते जाते, मेरी अम्मा जो हुक्म करे वही बनेगा। भी आ जाती है चटनी। मामू ने आवाज दी, अरे शमीम, ले आ खाना। दादी ने एक बार फिर आंखें तिरछी करके गुस्से से कहा, नहीं लेकर आएगी, सुस्त है बड़ी, मेरे तीजे पर ही लेकर आएगी खाना। मामू कहने लगे, अम्मा कैसी बातें करती हो? मामू ने गुस्से से फिर आवाज दी, शमीम ले भी आओ जी। लाई लाई, मामी बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई। चटनी देख कर नानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मामी खाना रख कर चली गई। मामू उठने लगे तो नानी ने कहा, ला 2,000 दे। मामू ने फौरन निकाल कर
दे दिए। नानी अम्मा ने कहा, ये बेचारी हानि भी इस घर की बेटी है जिसको तेरी बीवी ने मासी बना कर रखा है। हानि जो कमरे में रखी टिपाई पर बैठी थी, नानी की बात सुनकर सटपटा गई। मामू ने इसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे तक जाकर देखा, तसल्ली की। वहां कोई मौजूद न था। मामू ने जेब से 1,000 रुपए निकालकर इसको पकड़ाए और कमरे से निकल गए। हानि ने आगे बढ़कर 1,000 का नोट नानी के हाथ में पकड़ा दिया। नानी ने कहा, चल आजा, छोड़ सारी बातें, बैठकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और ये कहते हुए नानी ने हानि का हाथ पकड़कर इसे बिठा लिया। निवाला मुंह में रखते ही नानी ने बड़े गुस्से से कहा, देखा, मैं जानती थी, ये है ही बड़ी खराफा, कितना नमक तेज कर दिया है। ये तो चाहती यही है कि मैं नमक खा खा कर ब्लड प्रेशर की मरीजा बनकर मर जाऊं, ताकि ये इस घर पर बैठकर और मेरे बेटों पर राज करे। एक नंबर की खराफा है ये औरत। हानि ने नानी का ध्यान हटाने के लिए कहा, नानी, ये बड़ी मामी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? नानी, क्योंकि वो खुद नफरत के लायक है। नानी बताओ ना, क्यों करती हैं वो मुझसे इतनी नफरत? नानी ने खाने की प्लेटें उठाकर साइड पे रखी और कहने लगी, शमीम का भाई याहिया और शमीम की निस्बत मेरे घर मेरे 2 बच्चों से तय थी। याहिया की मंगनी मेरी बेटी आरफा यानी तुम्हारी माँ से तय थी और शाहिद की मंगनी शमीम से तय थी। ये रिश्ता तुम्हारे दादा के अब्बा ने तय किया था। हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरी बेटी आरफा बड़ी ही भोली भाली मासूम थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कांच की गुड़िया लगती थी। याहिया भी बहुत अच्छा लड़का था, मगर बस अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारा बाप जांजेब शाहिद का बहुत अच्छा दोस्त था। इसकी वालिदा का हमारे सामने ही इंतकाल हुआ था। जांजेब बिल्कुल अकेला हो गया था, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई भाई बहन। हैदराबाद में शमीम की अम्मी के घर के सामने ही इसका घर था। शाहिद और याया खाना नाश्ता वगैरह भिजवाते रहते। शाहिद और याया ने मिलकर प्लास्टिक का कारखाना लगाया था। दोनों खूब मेहनत कर रहे थे। अल्लाह ने भी इनका काम चला रखा था। तुम्हारी माँ, मेरी दूसरी नंद जुलेखा, जो कि सक्खर में रहती थी, इसके घर शादी में जाने की तैयारियों में थी। हम सबने भी जाना था, मगर जुलेखा तुम्हारे नाना की छोटी बहन कहने लगी, बच्चियों को पहले भिजवा दे भाभी बेगम के घर में रौनक लगी रहेगी। मैंने शमीम, जिसकी शादी को अभी साल भी ना हुआ था और सुफियान की विलादत को अभी चंद माह बाकी थे, फिर भी भिजवा दिया। शाहिद भी साथ था, शमीम की 2 बहनें भी साथ थीं। शाहिद अकेला था तो तुम्हारे नाना ने तुम्हारे अब्बा को, जो बड़ी मेहनत से कारखाने के मामलात देखते थे, बेहद और मासूम ईमानदार दिखते थे। रात का वक्त था। तुम्हारे नाना कहने लगे, शाहिद बेटा, लंबा सफर है, तुम ऐसा करो, याहिया या जहाजेब, दोनों में से किसी एक को साथ ले लो। याहिया ने कहा, मामू, मुझे जाना है, सुबह सुबह एक कंपनी में माल पहुंचाना है। एक काम करो, जहाजेब को ले जाओ। और फिर ये लोग बाई रोड गाड़ी में सवार हो गए। न जाने इस जान जले ने मेरी बेटी को क्या गोल कर पिला दिया कि ऐन शादी के वक्त मना कर दिया। कहने लगी, अगर आपने मेरी शादी जहांजेब से ना करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे दादा को तो बड़ा शदीद अटैक आया। बारात वापस लौट गई। सारे जमाने में जगहसाई हुई। बारात की वापसी पर याह्या की गाड़ी का इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ कि वो जाँबर ना हो सका। 11 दिन आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहा। हम सबको देखता रहता मगर कुछ न कहता, सिर्फ इसकी हसीन आंखों से आंसू निकलते रहते। फिर इसका इंतकाल हो गया। शमीम की अम्मी भी याह्या के तीजे वाले दिन इंतकाल कर गईं। तुम्हारे नाना ने शाहिद को बुलवाया और कहने लगे,
अभी उस जहांजेब को बुलवाए और आरफा का निकाह पढ़वा कर इसके साथ यहाँ से रुखसत करे। शाहिद ने अब्बा को देखा और कहने लगा, मैं इसको बीच चौराहे में ही गोली मार दूंगा, बस वो नमक हराम एक बार मेरे सामने तो आए। मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। अब्बा, मैं कभी भी आरफा की शादी इससे नहीं होने दूंगा, समझ गए आप? जहांजेब ने न जाने छुप कर बैठ गया था। ऐसे में सुफियान की वक्त से पहले पैदाइश ने घर के माहौल को कुछ बेहतर कर दिया। आरफा अपने कमरे की होकर रह गई थी। अदील की निस्बत भी एक जानने वालों में तय थी। तुम्हारे नाना के फैसले पर इसकी भी शादी कर दी गई। आरफा के रिश्ते आए, मगर वो तो इसे इस कुत्ते जहांजेब का गम लिए बैठी थी। न जाने मरदूद कहाँ मर गया था। फिर अदील की शीबा और शीना की पैदाइश, मैविश की पैदाइश, इन सब से घर के माहौल में थोड़ी खुशी आ गई। शमीम की नफरत आरफा से बढ़ती ही जा रही थी। आरफा बच्चों के साथ वक्त गुजारती। फिर एक दिन तेज दोपहर में दरवाजा बजा। तुम्हारे दादा ने दरवाजा खोला तो जहांजेब बड़े सूट बूट पहने खड़ा था। तुम्हारे दादा ने इसे घर में बिठा लिया। जहांजेब कहने लगा कि इसका दुबई का वीज़ा लग गया था और वो 4 साल से दुबई में था। मैं जानता हूँ आरफा आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है। आप मेरी और आरफा की शादी करवा दें प्लीज़। अगर मेरी माँ होती या कोई बड़ा होता तो आपके पास आता। मैं आरफा से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी भी इसके अलावा किसी और को नहीं सोचा। आप प्लीज़ मेरी शादी आरफा से कर दें। मेरी वजह से याया भाई की जान गई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने कोई ऐदो पैमा नहीं किए थे, बस एक नज़र की मोहब्बत है ये। न जाने मेरे लिए वो कब कब इतनी खास हो गई। इतने में शाहिद घर में दाखिल हुआ और जहांजेब को देखकर आग बगोला हो गया। खूब पिटाई की, न जाने क्या क्या बोलता रहा। शोर की आवाज से सब अपने अपने कमरों से निकल आए और शाहिद को रोकने लगे। आरफा का कमरा ऊपर था, वो वहीं खड़ी थी, नीचे नहीं आई। तुम्हारे नाना ने नीचे बुलाया। अदील से कहा, इमाम साहब को बुला लाओ। इमाम साहब ने आकर इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। फिर हमने तुम्हारी भोली मासूम माँ को इस बेगैरत के साथ रुखसत कर दिया। हमें क्या मालूम था कि हम अपनी बच्ची को सारी जिंदगी का रोग दे रहे हैं। जहाँ ज़ेब आरफा को लेकर चला गया, 3 महीने तक इसका कोई पता नहीं था। फिर अचानक आरफा का फोन आया। अम्मा, कैसी हो? शायद वो रो रही थी या शायद बहुत बीमार थी। आरफा, मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ है? अम्मा, मैं मुल्तान में हूँ। वहाँ? वहाँ क्यों? जहाँ जैब तो हैदराबाद का रहने वाला था ना? वहाँ क्या कर रहा है? अम्मा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अच्छा, कितने? 2 लाख। ठीक है, तू घर आ जा, मैं दे दूंगी। 2 दिन बाद आरफा और जहांजेब आए। आरफा की हालत देखकर कलेजा फट गया। आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, रंगत पीली हल्दी की माने थी। सर पर और ऊपर वाले होंठ पर किसी पुरानी चोट का निशान था। मैंने इसको कलेजे से लगा लिया। शमीम, जो इतनी नफरत करती थी, वो भी आरफा की हालत देख कर रोने लग गई। तो दोस्तों, ये थी इसकी 5th एपिसोड। थोड़ा अटक अटक के पढ़ा है मैंने, क्योंकि इसमें जो है ना वो पीडीएफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस मेरे नावल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मिलेंगे इसकी 7th एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।